अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स तक जो है वो पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखें इस जो कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहली चीज़ याद रखें कि इसके अंदर आमतौर पर आप केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब ये समझते हैं कि उसका इक्वेशन लिखनी है। इसकी इक्वेशन भी होती हैं, लेकिन आपकी बुक में जो शामिल है, जो प्रॉपर्टीज पूछते हैं आमतौर पर, वो इनकी एसिडिटी और न्यूट्रल और बेसिक होने के बारे में पूछते हैं। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है जो कोवलेंट हाइड्राइड्स जो बनाते हैं वो आपके ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 तक जो है वो हमारे पास जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो ग्रुप 3 और 4 के जो हाइड्राइड्स हैं वो आमतौर पर न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल होने का मतलब आपको पता है कि जब आप इनको किसी लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर में या रेड लिटमस पेपर में से जब इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करते हैं तो ये न्यूट्रल रहते हैं। ये नहीं है कि ये जो आपका लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज नहीं करते। और ये CH4 का मॉलिक्यूल तो आपको पता ही है, मीथेन है, और ये आमतौर पर जो है वो न्यूट्रल होता है। और इसी तरह से ग्रुप 4 में आपको ग्रुप कार्बन तो ग्रुप 4 का है, और जो गैलियम है ये आपका ग्रुप 3 का है। तो ये आमतौर पर जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं वो आमतौर पर जो है वो आपके न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं। इसके बाद देखें ग्रुप 5। ठीक है, अब ग्रुप 5 में जो है वो आपको पता है कि ग्रुप 5 के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है वो आमतौर पर जो है वो नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन गैस के बारे में आपको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो आमतौर पर बेसिक होती है। और लैब के अंदर भी आपने जो है इसकी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब हम इसको चेक करते हैं कि ये लिटमस पेपर जो है वो को किस तरह चेंज करती है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं ये नाइट्रोजन जो ग्रुप 5 का है, तो इसके हाइड्राइड्स होते हैं वो आमतौर पर जो है वो आपके पास जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखें जो ग्रुप 6 और 7 है। अब ग्रुप 7 में आपको पता है हैलोजेंस होते हैं, Cl, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और जो ग्रुप आपके पास 6 होते हैं, ग्रुप 7 में आपके Cl, F और ये होते हैं। और इसी तरह से ग्रुप C में जो है वो आपका सल्फर जो है वो आपके पास एक एलिमेंट है। तो एसिड HCl के बारे में आपको पता है कि ये एसिडिक होता है। जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और जो है इसको भी आप जब इसका लिटमस पेपर टेस्ट चेक करते हैं तो ये भी आपको नज़र आता है कि ये जो है वो आपका जो है वो एसिडिक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको समझ में आ गया होगा कि कोवलेंट हाइड्राइड्स में जो है वो 3 3 एंड 4, अब याद रखना 3 एंड 4 जो है वो आपके पास जो है न्यूट्रल है, 5 जो है वो बेसिक है, और 6 और 7 जो है वो आमतौर पर एसिडिक होते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद जो सेकंड टाइप है, इसके बाद जो सेकंड ये थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 हम पढ़ चुके हैं, आयनिक और कॉम्प्लेक्स। अब जो है वो जो है वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब देखें अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं, एक आयनिक हाइड्राइड है, उसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, और कोवलेंट हाइड्राइड है जो आमतौर पर जो है वो ग्रुप 3 से लेके और ग्रुप 7A तक जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो आपके जो है वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब देखें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो बनते हैं वो दो हाइड्राइड के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। यानी जब हमने आयनिक हाइड्राइड को देखा तो आयनिक हाइड्राइड जो है वो ग्रुप 1A के एक मेटल, एक एलिमेंट, तो आपका ग्रुप 1A के मेटल्स हैं और हाइड्रोजन है। जबकि आप जो आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड है तो उसमें भी ग्रुप किसी ग्रुप का एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट के साथ जो है वो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो बनता है बुनियादी तौर पर दो आपके पास हाइड्राइड्स होते हैं, और उन दो हाइड्राइड्स के कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये आमतौर पर बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं कि सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बुनियादी तौर पर जो ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, ये अब मैं दोबारा यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि ये दो हाइड्राइड की कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। जैसे नजर आ रहा है BH3 एक हाइड्राइड है,
सोडियम हाइड्राइड, एक हाइड्राइड है, तो ये दो हाइड्राइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास होते हैं आमतौर पर जो ग्रुप 3 के हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे बोरॉन हाइड्राइड है, एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो ये हाइड्राइड वो हाइड्राइड होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी जब आप इनको हीट करते हैं, तो हीट करने के नतीजे में या वैसे भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में भी ये आमतौर पर अपनी जो केमिकल आइडेंटिटी है, यानी उनकी जो स्टेट है उसको बरकरार नहीं रख पाते, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत भी चेंज हो जाए, रूम टेम्परेचर तो नहीं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो जाए, आप उसको जो है हीट कर लें, तो ये आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये दूसरे कंपाउंड यानी ऑक्साइड्स में जो है आमतौर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज़ जो याद रखने की वो ये है कि ग्रुप 3 के जो हाइड्राइड है, जैसे बोरॉन और एल्युमिनियम, ये दो हाइड्राइड जब ग्रुप 1 ए के हाइड्राइड के साथ, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, इनके साथ जब मिलते हैं, ठीक है, जब हम जो कोवलेंट हाइड्राइड बोरॉन हाइड्राइड है और जो आपके पास ग्रुप 1 ए के हाइड्राइड है, इनको जब हम मिक्स करते हैं और इनको हम हीट करते हैं, तो हीट करने के नतीजे में आपके पास जो नया जो हाइड्राइड बनता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स से आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो अब देखिए यहाँ पर सोडियम था और ये आपके हाइड्रोजन है और ये आपके बोरोन है, तो ये बनेगा सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बुनियादी तौर पर जो है वो कॉम्बिनेशन है दो हाइड्राइड्स का, ग्रुप 1 ए और ग्रुप 3 ए के। इसी तरह से आप एल्युमिनियम हाइड्राइड को देखें, तो एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो आपका लिथियम हाइड्राइड के साथ जब मिक्स होता है, तो लिथियम हाइड्राइड के साथ मिक्स होने के नतीजे में ये आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो आमतौर पर बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक ख़ास चीज़ और नोट रखिएगा, नोट करके रखिएगा कि हमारे पास जो है वो ग्रुप 1 ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर जो है उनमें आयनिक बॉन्ड होती है, जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं उनमें कोवलेंट होती है, और ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड होती है वो आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपने फर्स्ट से में पढ़ी थी, जिसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो और दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो है वो कोई खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी खाली शेल मौजूद हो, जिसमें वो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, वो आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन हुई है वो बुनियादी तौर पर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो है वो हुई है, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो हमारे पास, अगर हम इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखें, तो होता है ये कि जो एल्युमिनियम आपको नजर आया ना, एल्युमिनियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको जो इसके अंदर पी ऑर्बिटल होगा ना वो खाली नजर आएगा। पी ऑर्बिटल और आगे की जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली है। तो इसकी कंडीशन ही यही होती है कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो है वो खाली जो है वो ऑर्बिटल हो। तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है आपके पास, अब ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होता है, तो गेन करने के नतीजे में इसके पास जो है वो जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम के साथ शेयर करता है, तो शेयर करने के नतीजे में जो है वो इनके दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है आमतौर पर डिस्कशन आपसे जो है वो सवाल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नहीं आता, बस ये सिंपल सा ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है वो 1 मार्क्स की जो है वो आमतौर पर ये डेफिनेशन आती है इसकी, तो ये आपने सिंपल सा 1 मार्क में जो है इसको प्रिपरेशन कर ली। अच्छा, अब इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया कि members of group 3A like boron and aluminum do not form stable hydrides, and these unstable hydrides combine with ionic hydrides to form complex hydride। तो ये हाइड्राइड जो है वो आपका अल्कली जो आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं उनके साथ मिक्स करके तो जो है वो आयनिक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बना देते हैं। इसके बाद अब सबसे पहले देखें कि इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टी है, अब इस केमिकल प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज याद रखें, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों में जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस ने जो है वो लाजमी
इसके अंदर क्या होना है, लिबरेट होना है, ठीक है। यानी ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन का, ये आपका जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस में मिलकर बन जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो याद होगी। अच्छा, अब इसके बाद देखें कि सिस्टम में आपके पास जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसमें सोडियम भी होता है और इसके अंदर जो है वो बोरॉन भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो याद रखें कि सोडियम जो है वो OH के साथ रिएक्ट करके तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी मोनोवैलेंट हाइड्रोक्साइड, यानी ऐसा हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर एक OH जो है वो एग्जिस्ट करे, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मोनोवैलेंट हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, और क्योंकि ये ग्रुप 1 का है तो ग्रुप 1 की वजह से ये अपने इर्द गिर्द जो OH रखता है वो एक OH आमतौर पर जो है वो इसके अंदर रखता है। अच्छा, इसके बाद है आपका बोरॉन। अब बोरॉन जो है वो आपका जो है इसके अंदर, क्योंकि ये ग्रुप 3 से इसका ताल्लुक है, तो ये अपने इर्द गिर्द इस OH के साथ ये करके जो है वो आपका बोरॉन हाइड्रोक्साइड जो है वो इसके अंदर बना लेता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करने में जो है वो हाइड्रोजन गैस को लाजमी रिलीज करता है और उसके साथ जो दो मेटल्स मौजूद हैं, इन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड जो है वो बनते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। वो बैलेंस का तरीका ये है कि आपके पास जो है वो यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो आपके 4 जो है वो यहाँ पर आपके पास आएगा, तो ये 4 हाइड्रोजन होगा। अब इस तरह से इस इक्वेशन को आप खुद बैलेंस करने की कोशिश करें। लिथियम है, लिथियम ग्रुप 1 से इसका ताल्लुक है, तो ये जो बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जो है वो आपका जो है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका जो सवाल है आपका कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का, तो एक तो इसकी प्रिपरेशन आ सकती है 1 मार्क में, इसकी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए दिया जा सकता है, और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट के बारे में सिंपल से पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल जो बनेगा लिखने का भी आएगा तो वो 1 मार्क का ही इसका बन सकता है। इसके बाद प्रॉपर्टी देख लें। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आमतौर पर पूछी नहीं जाती, ठीक है। तो ये बता दें, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका इसमें जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होती है, इसमें जो है वो आयनिक बॉन्ड भी होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इसलिए होती है क्योंकि वो जो है पहले बनने से पहले तो ये आयनिक ही था, और कोवलेंट इसलिए कि बनने से पहले जो दूसरा था ग्रुप 3 का वो भी कोवलेंट था, अब जब बन गए तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर तीनों बॉन्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी, आयनिक बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में डालेंगे फॉरन डिजोल्व हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मतलब आपको पता है कि जब भी आप जो है रिडक्शन करनी है, आपने किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो उस कंपाउंड के ऐड करने में इन कैटलिस्ट, इन कंपाउंड्स को आमतौर पर यूज करते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास जो है वो 4th कंपाउंड है मेटालिक हाइड्राइड्स। अब सबसे पहले देख लें कि ये जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, अब आपको ये मालूम हो गया आयनिक हाइड्राइड ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में बनते हैं, और जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो आमतौर पर जो है वो ग्रुप 3 से लेकर 7 तक बनते हैं, ठीक है। अभी जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं इनमें जो है वो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल्स आपको पता है कि वो मेटल्स जो है, अच्छा मेटालिक से ये मत समझिएगा कि इसमें जो अल्कली मेटल भी इंक्लूड होता है। अल्कली मेटल को हमने अलग से नाम दिया है, जो हमारा आयनिक और जो आयनिक जो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, इसमें देख लें ट्रांजिशन मेटल्स में डी ब्लॉक के शुरू के कुछ एलिमेंट जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये शुरू के एलिमेंट, ये आपके जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं और हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है वो हाइड्राइड्स जो है वो आमतौर पर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो भी जो है ये मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये याद चीज समझ में आ गई होगी कि जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं ये बुनियादी तौर पर मेटल्स, और कौन से मॉडर्न मेटल्स, डी ब्लॉक के शुरू के कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो विद द ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन। अच्छा, अब इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी कोई हाइड्राइड बनता है तो उस हाइड्राइड के बनने में उनके एटम के दरमियान एक खास रेशो होता है। जैसे आप सोडियम हाइड्राइड को देखें
तो इनके दरमियान जो रेशो है वो 1:1 का रेशो है। कैल्शियम हाइड्राइड है तो कैल्शियम हाइड्राइड है तो CaH2 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो आपके पास मेटालिक हाइड्राइड होते हैं, इन मेटालिक हाइड्राइड के अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है, जैसे अब आपको ये नजर आ रहा है स्कैंडियम हाइड्राइड नजर आ रहा है। अब देखिए जो स्कैंडियम हाइड्राइड है इसके अंदर जो रेशो है किसका, स्कैंडियम का और हाइड्रोजन का, ये रेशो कभी भी जो है वो आपको फिक्स नहीं मिलता। कभी 2.5 आ जाएगा, कभी 1.5 आ जाएगा, कभी 1.2 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन, यानी उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स नहीं होती। बाय पेनिट्रेटिंग द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेटल। अब आपने ये पढ़ा था कि आपके पास जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के अंदर जो है वो खास एक अरेंजमेंट होती है, और उन अरेंजमेंट के अंदर जो है वो एक क्रिस्टल जो है वो बनाते हैं, और जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो आपका जो है वो यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मेटल है और इस मेटल के अंदर जो है वो एटम आपके पास टेट्राहेड्रली अरेंज है। तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनके एटम के बीच में जो स्पेसिस होती है, उन स्पेसिस के बीच अंदर जाकर, यानी जो छोटी क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है और उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो छोटी छोटी जगहें मौजूद हैं, उन जगहों के अंदर ये पेनिट्रेट होते हैं, और पेनिट्रेट होने के बाद ये आपको जो है वो हाइड्राइड्स बना देते हैं, ठीक है। तो मेटालिक हाइड्राइड क्या है? मेटालिक हाइड्राइड आमतौर पर जो है वो ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन, यानी इनकी कॉम्पोजिशन कभी फिक्स नहीं होती। बाय पेनिट्रेटिंग क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेटल, और उन मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो छोटी छोटी स्पेसिस खाली होती है, उन स्पेसिस के अंदर जाके जो है ये आदमी बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड आर अपेरेंटली दोज ऑफ प्योर मेटल्स। अब इन हाइड्राइड, जो आपके मेटालिक हाइड्राइड्स बने हैं, इन मेटालिक हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टी है वो जो है वो बिल्कुल उन्हीं तरह होती है जो प्योर मेटल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपके पास मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये जो हाइड्राइड जब बनते हैं, मेटालिक हाइड्राइड बनते हैं, तो इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होती हैं, बिल्कुल वही होती हैं जैसे आपके पास जो है वो मेटल के होते हैं। तो इसलिए हम इनको जो है मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन वही होती हैं जो आपके पास जो है वो मेटल्स की होती है। इन दीज हाइड्राइड हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसिस। अभी जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो मेटल है, मेटल के अंदर एटम अरेंज हुआ है, और एटम के अरेंज होने के बाद कुछ छोटी छोटी स्पेसिस होती हैं। जैसे अगर हम आपके पास जो है बॉल्स हैं, बॉल्स को आप अरेंज करें, एक बॉल की लेयर बनाएं, फिर उस बॉल की लेयर के ऊपर दूसरी एक लेयर बना दें। अब जब लेयर बनाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इस पूरी लेयर में बॉल्स के बीच में छोटी छोटी सी जगह खाली मौजूद है, ठीक है। उन खाली जगहों में जाकर ये हाइड्रोजन जो है वो आपका आमतौर पर बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए हम जो है इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी हम इनको कहते हैं। और these हाइड्राइड रिलीज हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म हीटिंग। जब आप इन हाइड्राइड्स को हीट करते हैं, मेटालिक हाइड्राइड है, जब आप इसको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अटैच हुई होती है, तो हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में जो है वो निकलती है, और एटॉमिक फॉर्म में निकलने के बाद जो है वो फिर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में जो है वो क्या होती है, रेडिएट कर जाती है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया है। अब इसका भी जो सवाल बनता है ना, बिल्कुल वही बनता है जो मैंने भी आपको बताया था कि ज़्यादा आपको 2 मार्क्स में जो है वो आप जो है वो इसका सवाल जो है आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये सॉलिड होते हैं, मेटालिक, और जो है मेटालिक क्लस्टर होती है इनकी, ठीक है, बिल्कुल सेम एज कम्पेयर टू आपके पास जो है वो मेटालिक हाइड्राइड। और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं ये, जैसे मेटल करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है कि ये भी मेटल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। और ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। कभी जो है 2.5 निकलेगी, 2.8 निकलेगी, इसलिए हम इनको जो है वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ये बहुत सिंपल सा हाइड्राइड है, ठीक है, और ये भी 1 मार्क्स में ही आता है। तो अब सबसे पहले देखें, जब हमने आयनिक हाइड्राइड को पढ़ा था तो आयनिक हाइड्राइड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो शुरू के 2 एलिमेंट है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो जो है आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, ठीक है। यानी उनके जो कंपाउंड्स है वो आयनिक हाइड्राइड में नहीं आते। वो क्यों नहीं आते वो भी हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले देखें पॉलीमर। पॉली का मतलब आपको पता है बहुत सारे, एंड मेरिक मीन यूनिट्स, तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होकर एक जो है वो बड़ा यूनिट बना लें तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए होता ये है कि आपके पास ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो एटॉमिक साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है। और बहुत छोटा होने की वजह से यानी इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है, इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो पॉजिटिव, यानी बेरिलियम है, इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत छोटी है तो इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी है। अब होता ये है कि ये बेरिलियम और हाइड्रोजन है, बेरिलियम ने ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाया। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है नेगेटिव। ठीक है। ये बेरिलियम आपने बना तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब होता ये है कि एक जो यूनिट है बेरिलियम का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई हुई है। तो होता ये है कि जो दूसरा यूनिट होता है, यानी बेरिलियम हाइड्राइड का दूसरा जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको मैं एरो से शो कर रहा हूँ, तो ये बेरिलियम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो दूसरे जो एटम है, यानी दूसरा जो हाइड्रोजन एटम यहाँ नजर आ रहा है, ये इसको जो है वो अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद इनके अंदर क्या बन जाती है, बॉन्ड बन जाती है। ठीक है। अब इस बॉन्ड की वजह से, यानी बेरिलियम में पॉजिटिव बहुत स्मॉल चार्ज डेंसिटी थी, इसकी वजह से चार्ज आ गया, तो इस चार्ज आने की वजह से ये जो है वो इसको हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो एक यूनिट हो गया। अब इसी तरह से जो बराबर में दूसरा होगा, दूसरा हाइड्राइड होगा, तो दूसरा हाइड्राइड भी जो होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ उसका जो बेरिलियम एटम होगा वो क्या बना लेगा, एक जो है वो बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखें यहाँ पर बेरिलियम का पहला यूनिट था। ठीक है। ये दूसरा यूनिट था, ये तीसरा यूनिट था और ये चौथा यूनिट था। तो ये आपके पास जो है वो पॉलीमर की फॉर्म में एक बहुत बड़ा जो है वो क्या बना लेते हैं, आपका इस मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है, जो फर्स्ट टू मेंबर ऑफ ग्रुप 2 है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये आमतौर पर हाइड्राइड्स फॉर्माते हैं, जिनका फॉर्म बनाते हैं, जिनका जो फॉर्मूला है BeH2N है। ठीक है। अच्छा, अगर आयनिक हाइड्राइड होता तो सिर्फ BeH2 होता, लेकिन क्योंकि ये पॉलीमर है और ये N इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो लाइन से जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो लाइन बना चुके हैं, और इन लाइन की मदद से वो आपस में क्या हुए हैं, कंबाइंड हुए हैं। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स ये आमतौर पर ये भी एक नंबर का ही सवाल है, और इसमें जो है वो आपसे जो है वो 1 मार्क में ही आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसमें याद रखिएगा कि एमसीक्यूज सवाल आमतौर पे आता है 10 ईयर में, देखेंगे तो 10 ईयर में आपको एमसीक्यूज यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा, because large number of beryllium molecule are polymerized, therefore they are known as polymeric hydrides, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो इसलिए हम जो है इनको polymeric hydride कहते हैं। and their properties are intermediate between ionic and covalent hydride। अच्छा, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, अब देखें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यहाँ मौजूद है। ठीक है। और बराबर में बिल्कुल राइट हैंड पे देखेंगे, आप कोने में देखेंगे तो वहां पर आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड है, लेफ्ट हैंड के ऊपर आयनिक हाइड्राइड है, राइट हैंड के ऊपर कोवलेंट हाइड्राइड है, और ये दोनों के दोनों जो मौजूद हैं बीच में मौजूद है। तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड के बीच की प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है। यानी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है इनकी जो जो आयनिक के साथ मैच कर रही होती है, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कोवलेंट हाइड्राइड के साथ इनकी क्या कर रही होती है, मैच कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। ठीक है। अब आमतौर पर देखें ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है, इसमें बॉर्डर लाइन हाइड्राइड में जो है आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो आपके पास जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये आमतौर पर बनते हैं। दीज हाइड्राइड फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ 1b 2b एंड फ्यू मेटल्स ऑफ ग्रुप 3। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था मेटालिक हाइड्राइड, तो मेटालिक हाइड्राइड में हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के शुरू के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ये आपके पास मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं, और उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं उनके दरमियान जो मेटल के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो स्पेस ना होने की वजह से हाइड्रोजन उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन जो शुरू के 4 एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके उनके अंदर स्पेस मौजूद होती है, तो हाइड्रोजन जो है उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। अच्छा, अब ये 1b और 2b इनका भी साइज जो है वो छोटा होता है, इसलिए जो है
उनके अंदर जो है वो स्पेसिस क्या होती है, मौजूद होती हैं। तो ये 1b और 2b जो है वो आपका क्या बनाते हैं, मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब इनको भी हम मेटालिक हाइड्राइड कह सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने इनको अलग से नाम दिया बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद होते हैं। किसके किसके बॉर्डर पे? अगर आप 1b और 2b को देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और डी ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद जो है बिल्कुल कोने में जो है वो 1b और 2b बॉर्डर पर है किसके? आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक, इनको जो है वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कहते हैं। तो दीज हाइड्राइड आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड, यानी बिल्कुल इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो मेटालिक हाइड्राइड है, राइट हैंड पर देखेंगे तो कोवलेंट हाइड्राइड है। तो कुछ प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो आपकी कोवलेंट हाइड्राइड के साथ मैच कर रही होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी जो है वो मेटालिक हाइड्राइड के साथ क्या कर रही होती है? मैच होती है। तो सर यहाँ तक था हमारा ये लेक्चर, ठीक है। इसमें जो है वो हमने जितना ही पढ़ा, ये आपका जो सवाल बनेगा 1 मार्क और 2 मार्क्स में बनेगा। और जो असल सवाल है, वो असल सवाल जो बनता है वो इसका जो है वो मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट हाइड्राइड्स और जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स से जो है वो आमतौर पर बनता है। तो सर यहाँ तक जो है वो आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब इसका जो है वो इस चैप्टर के जो है वो कुछ रीजंस रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसका जो रीजन होगा वो हम जो होंगे वो इसके ना डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।